वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने ऑलरेडी एक लेक्चर इस पे हमने रिलीज़ कर दिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन पे, एंड दिस इज़ माय सेकंड लेक्चर. So basically in this lecture we are going to discuss about the French society during the late 18th century and try to understand, because this topic is very much important as far as the French Revolution is concerned. तो हमें क्या समझना है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की सोसाइटी 18th सेंचुरी में कैसी थी, उस सोसाइटी के क्या इम्पैक्ट थे लोगों के ऊपर, क्या लोग उस सोसाइटी को एक्सेप्ट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, सो एंड सो फोर्थ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द द टाइम ऑफ पीरियड, जैसे कि हम बात करते हैं लेट 18th सेंचुरी की, तो लेट 18th सेंचुरी में बहुत ही क्लियर होना चाहिए आपको कि 1701 से जो टाइम ऑफ पीरियड स्टार्ट होगा और 1799 तक का ये जो टाइम ऑफ पीरियड है, इसे हम कहेंगे 18th सेंचुरी. क्या कहेंगे इसे? 18th सेंचुरी. और लेट 18th सेंचुरी का क्या मतलब हुआ? लेट 18th सेंचुरी लिटरली मीन्स दैट आफ्टर 1750. द टाइम पीरियड which will belong after 1750 will be considered as the late 18th century. चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि फ्रांस की सोसाइटी पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अदर थिंग वी विल डिस्कस लेटर ऑन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. तो देखिए सोसाइटी जो है वो 3 पार्ट्स में बटी हुई थी. पहला पार्ट जो था वो क्लर्जीज़ का था, सेकेंड पार्ट नोबिलिटीज़ का था, और थर्ड पार्ट जो था वो पीजेंट्री का था, पीजेंट्स का था, फार्मर्स का था. तो क्लर्जी मीन्स व्हाट? क्लर्जी मीन्स ये कह सकते हैं आप कि जो चर्च में जो पादरी हुआ करते थे, इट मीन्स द फादर्स एंड ऑल, पोप एंड ऑल, तो उनको क्लर्जी कहा जाता था, जो कि सबसे ऊपर हुआ करते थे, उनकी बात सभी लोग मानते थे. सेकेंड स्टेट में जो होते थे वो नोबिलिटीज़ की होती थी. नोबल मीन्स किंग होते थे, इसमें अमीर लोग होते थे, अरिस्टोक्रेट्स होते थे. और एक थर्ड जो क्राइटेरिया हुआ करती थी, जो थर्ड कैटेगरी हुआ करती थी फ्रांस के अंदर, वो पीजेंट्स की थी. किसकी थी? पीजेंट्स. पीजेंट्स की थी. पीजेंट्स मीन्स होता है फार्मर्स की थी. तो बहुत ही इजी वे में इसे समझना होगा कि 3 कैटेगरी की हमने बात की. फर्स्ट कैटेगरी विल बी ऑफ क्लर्जी, सेकंड कैटेगरी विल बी ऑफ नोबिलिटी, एंड थर्ड कैटेगरी विल बी ऑफ पीजेंट्स. अब पीजेंट्स में कौन कौन आ सकते हैं? बिग बिजनेसमैन आ सकते हैं, मर्चेंट्स आ सकते हैं, लॉयर्स आ सकते हैं. उसके अलावा हम कहते हैं कि पीजेंट्स भी आएंगे, आर्टिशंस भी आएंगे, और लेबर्स भी आएंगे, जो लैंडलेस लेबर्स होते हैं, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होती. अब देखिए, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसे कोरिलेट करें, इन तीनों कैटेगरीज़ को, इन तीनों स्टेट को अगर इंडियन कोरिलेशन में, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसे देखें, सो यू विल ईजीली गेट टू नो दिस दैट इन इंडिया सबसे ऊपर, अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात करें या उसके पहले हम बात करें इंडियन कल्चर की, तो सबसे ऊपर कौन होता था? साधु लोग, सेंट लोग होते थे, उनकी बात राजा मानते थे. तो वहाँ पे कौन होता था? क्लर्जीज होते थे, नोबिलिटीज़ यानी राजा हुआ करते थे, और थर्ड में जो लेबर हुआ करते थे, जो पीजेंट्स हुआ करते थे, फार्मर्स हुआ करते थे. सो दिस वाज द सोसाइटी विच वाज डिवाइडेड इन फ्रांस. अब चलिए हम समझते हैं, अपनी स्टोरी पे वापस चलते हैं. I was talking about that Louis XVI was the king of France. Louis XVI was king of France, जो कि 1774 में ये किंग बनते हैं फ्रांस के. और ये किस फैमिली से बिलोंग करते थे? बर्बन फैमिली से. ही बिलोंग्स टू बर्बन फैमिली. किंग वॉज ascended टू द थ्रोन ऑफ फ्रांस इन द ईयर 1774. ये राजा कब बने? 1774 में बने. ही वॉज जस्ट 20 years old. He was just 20 years old. So he was a very young at that time when he became king of France. And at that time he married the Austrian princess Maria Antoinette. तो एंटोनिटी से, मारिया एंटोनिटी से उन्होंने शादी की, जो कि एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस हुआ करती थी. अब देख लीजिए कि ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से शादी हुई, एंड ही वॉज ऑल्सो अ किंग, एंड he was not king of small village or small kingdom. His kingdom was very, the bigger kingdom of
Europe was at that time France. So France was an eminent place to be a king. फ्रांस का राजा होना किसी के लिए भी बहुत ही एक पावरफुल, एक एनर्जेटिक मोशंस की बात हुआ करती थी. सो ही वॉज फ्रॉम बर्बन फैमिली, सो ही वॉज असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ फ्रांस. अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि जब वो राजा बना तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो राजा बना तो वहाँ का जो राजकोष था, यानी जो ट्रेजरी थी, तो ट्रेजरी जो है वो एम्प्टी थी. यू कैन सी हियर, अपॉन हिज accession द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी. ट्रेजरी मीन्स खजाना, राजकोष. राजकोष खाली था. इस राजकोष के ऊपर मैं एक अलग से नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसको मैं आपको बना के दूंगा कि राजकोष क्यों खाली था, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस जिसपे कि उसको एक एम्प्टी ट्रेजरी मिली, जिसमें कि कोई भी न गोल्ड्स थे, न डायमंड्स थे, न बहुत ज़्यादा मनी था. तो क्यों ऐसा हुआ उसके पीछे एक स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊंगा. अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं. देखिए, एक चीज़ बहुत ही क्लियर मैं कर दूं कि हमने स्टोरी को स्टार्ट किया था ये बताते हुए कि फ्रांस के अंदर कुछ लोग जो है, कुछ पीजेंट्स जो है 7000 नंबर में वो राजा के फोर्ट पे अटैक करते हैं और पेरिस के रोड पे आ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं और लोग रिवॉल्ट कर देते हैं. उसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं. देखिए, एक चीज़ समझिए, सोसाइटी पे थोड़ा सा हम और इन्हेंस करता हूँ मैं इस सोसाइटी के बेसिस को. लेट मी इन्हेंस दिस सोसाइटी विच earlier I have told you that the society was divided in 3 such a part. कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूं आपको. थोड़ा सा हमें ये जान लेना होगा कि फ्यूडल सिस्टम जिसकी हम बात करते हैं, फ्यूडल सिस्टम क्या होता है. फ्यूडल सिस्टम वाज अ सिस्टम इन विच द पर्टिकुलर पर्सन्स वर अलॉटेड द लैंड इन लार्ज स्केल. तो जैसे हमारे यहाँ क्या होता था कि राजा जो हुआ करते थे वो किसी न किसी व्यक्ति को अपने किसी नियर बाय स्टेट में बहुत ज़्यादा ज़मीन दे देते थे और वो जमींदार कहे जाते थे. व्हाट दे वर कॉल्ड जमींदार्स. और वो जमींदार क्या करते थे, लेबर कलेक्ट करते थे और उनसे काम करवाया किया करते थे. सो दैट वाज अ परसेप्शन इन विच लेबर यूज टू वर्क एंड द जमींदार यूज टू कलेक्ट टैक्सेस एंड जमींदार यूज टू हैंड ओवर इट टू द किंग. तो ये एक सिस्टम चला आ रहा था, ये फ्रांस में भी था. फ्यूडल सिस्टम यही था कि किस तरह से जमींदार्स को वेल स्टैब्लिश कर दिया जाए और जो टैक्स है वो टैक्स लोगों से लिया जाए. तो आप देख सकते हैं, द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स was part of the feudal system that dated back to the Middle Ages. The term old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789. इसका मतलब यही है कि फ्यूडल सिस्टम जो था वो कहीं ना कहीं स्टेट का एक पार्ट था. कौन से स्टेट का? इस सोसाइटी का वो एक हिस्सा था. क्लर्जी, नोबिलिटी एंड पीजेंट्स की इस सोसाइटी का ये फ्यूडल सिस्टम क्या था, एक पार्ट था. और ये मिडिल एजेस में ही स्टार्ट हो गया था. रेजीम जो हुआ करती थी, ओल्ड रेजीम मीन्स क्या होता है, रेजीम मीन्स होता है प्रशासन, शासन. तो वो यूजुअली इसको डिस्क्राइब करती थी और फ्रांस में 1789 के पहले भी ये बहुत अच्छे से चल रहा था. तो फ्यूडल सिस्टम वाज वन ऑफ देम. अब देखिए, फ्यूडल सिस्टम लॉन्च हुआ, फ्यूडल सिस्टम चल रहा था. कुछ चीज़ें हमें अभी बहुत इजीली समझ लेनी चाहिए. टैक्स समझ लेने चाहिए हमें क्या समझ लेना चाहिए, टैक्स. कि ये जो सोसाइटी जो 3 पार्ट में डिवाइड थी, ये किस तरह से टैक्स देती थी या लेती थी. देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बहुत ही क्लियर कर दूं, द फर्स्ट स्टेट वॉज ऑफ क्लर्जी. क्लर्जी जो होते थे वो सेंट हुआ करते थे, तो ये टैक्स नहीं देते थे. नोबिलिटी जो हुआ करते थे, किंग होते थे, जमींदार्स एंड अरिस्टोक्रेट्स होते थे, तो ये तो टैक्स लेते थे, तो ये भी टैक्स नहीं देते थे. यानी जिनके पास ज़्यादा पैसे हुआ करते थे वो टैक्स नहीं देंगे. द पर्सन, द पीपल, द सोसाइटी, द कैटेगरीज of the people, those who are having much enough money, they are not supposed to give away the taxes. In spite of all these circumstances, the taxes will be taken by the peasants, the businessmen, the merchants, the lawyers, the peasants, the artisans, the small peasants, the landless laborers, servants. They were supposed to give
टैक्सेस। तो कितना ये हार्श रियलिटी है, आप समझ सकते हैं कि जिनके पास पैसे हैं वो टैक्स नहीं देंगे और जिनके पास जो गरीब हैं वो टैक्स देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पिक्चर पोर्ट्रेट दिखाया गया है जहाँ पे ये शो किया जा रहा है कि किस तरह से एक जमींदार बैठा हुआ है विथ ऑल हिज बैग एंड बैगेज, और एक फार्मर, एक पीजेंट, किस तरह से गरीब व्यक्ति वो अनाज और कुछ पैसे और कुछ फल फूल लेकर आता है और उसको एज अ गिफ्ट, एज अ टोकन, एज अ टैक्स वो उसे पे करता है। और ये डिवाइडेड था, टैक्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था। देखिए पहले जो हिस्से को हम कहते थे टैक्स, वो टिथ्स के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? टिथ्स के नाम से। और दूसरा जो टैक्स था वो टैले के नाम से जाना जाता था। पहला टैक्स किसके नाम से? टिथ्स के नाम से, और दूसरा टैक्स टेल के नाम से। सो फर्स्ट टैक्स वाज ऑफ टिथ्स एंड द सेकंड वन वाज ऑफ टेल। तो समझिए टिथ्स क्या था, ये जो टैक्स था ये पीजेंट्स ही देते थे। दोनों टैक्स पीजेंट्स ही देते थे। पीजेंट्स मतलब फार्मर्स। देखिए जो सबसे गरीब हुआ करता था उस पे टैक्स का बोझ सबसे ज़्यादा था। अब आप कहेंगे कि ये 2 टैक्स क्यों? तो 2 टैक्स इसलिए कि जो टिथ्स था ये गरीब लोग सेंट्स को दिया करते थे, क्लर्जीज को दिया करते थे। कौन सा? फर्स्ट नंबर टिथ्स, दे यूज टू गिव टिथ्स टू द क्लर्जीज। और टेल किसको देते थे? नोबिलिटीज़ को। टेल किसको देते थे? नोबिलिटीज़ को। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसको याद करिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है ये। तो ये जानना आपको बहुत ही आवश्यक है कि टिथ्स किसको पे करते थे पीजेंट्स और टेल किसको पे करते थे। हाँ, ये एक ज़रूरी चीज़ ये है कि मैं आप यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ, यू कैन क्लियरली सी द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथ्स फ्रॉम द पीजेंट्स। वो ले लेते थे टैक्स, चर्च टेक अवे द टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट्स एंड दैट टैक्स वॉज कॉल्ड टिथ्स। टेल जो था ये किंग लिया करते थे पीजेंट से, और ये टाइम टू टाइम वेरी करता था, टाइम टू टाइम चेंज हो जाया करता था टैक्स। ठीक है, ये चेंज हुआ करता था अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशंस। डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था ये, जो कि नोबल मैन पीजेंट से वसूला करते थे। देखिए एक चीज़ और ज़रूरी है, लीवर, ये बात आपको जान लेना होगा। लीवर वॉज द फॉर्म ऑफ करेंसी इन फ्रांस एट दैट टाइम। तो ये यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड ट्राई टू मेक आउट द नोट्स बाय योरसेल्फ, रीड इट और go through the page and go through my video, and if there any difficulty you can contact me, you can talk to me. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन। वी विल स्टार्ट द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन एज वेल एज मैंने आपको एक प्रॉमिस किया है कि मैं आपको बताऊंगा कि जब लुईस 16 किंग बना तो उस समय ट्रेजरी जो राजकोष था वो खाली क्यों था। इसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे अलग से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।